एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं इसमें कि अगर एक से ज़्यादा क्लाइंबर्स हों, ठीक है, और उन सबके मासेस अलग अलग हों, ठीक है, और वो अलग अलग एस्लेशन से अलग अलग डायरेक्शन में एस्लरेट कर रहे हों, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने 3 क्लाइंबर लिए हैं फॉर एग्जांपल, पहले का मास मान लिया m1 और मान लिया ये a1 एस्लेशन से ऊपर एस्लेट कर रहा है। मूव किधर कर रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मूव कहीं भी कर सकता है, मूव वो ऊपर भी कर सकता है, मूव नीचे भी कर सकता है, लेकिन एस्लेशन उसका अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इसका मास m2 है, ये भी मान लिया ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है, या इसको मान लेते हैं ये नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा है a2 से, और इसका मास m3 है, ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है a3 से। ठीक है, अब जरा आप ये मुझे बताओ, इसका मैंने मुंह ऊपर की तरफ बनाया है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, और एस्लेशन भी ऊपर की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। ठीक, इसका भी मैंने मुंह ऊपर की तरफ बनाया है, इसका मतलब मूव ये ऊपर की तरफ कर रहा होगा, लेकिन एस्लेशन इसका नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन इसका मोशन होगा, मूव ऊपर की तरफ कर रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तभी उसका एस्लेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। इसको देखते हैं, इसका मैंने मुंह नीचे की तरफ बनाया, इसका मतलब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, लेकिन एस्लेशन मैंने ऊपर की तरफ बनाया, इसका मतलब इसका मोशन भी कैसा होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और एस्लेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, हमें हमारे लिए इशू नहीं है कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि किसका एस्लेशन कितना है और किस डायरेक्शन में। ठीक, तो अब जो स्ट्रिंग में फाइनल टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग ने जो रूफ पे फोर्स लगाया होगा, वो अगर हम डायरेक्ट लिखें तो सबका कंट्रीब्यूशन हम ऐड करते जाएंगे। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन आया होगा वो होगा m1 टाइम्स g प्लस a1। ये नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा m2 टाइम्स g माइनस a2, और ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो टेंशन में कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा m3 टाइम्स g प्लस a3। ठीक, तो इतना टोटल टेंशन होगा स्ट्रिंग में, और इतना फोर्स स्ट्रिंग ने रूफ पे लगाया होगा। ठीक है, ये जो टेंशन होगा T, ये इस रीजन में होगा। अगर आप कहोगे इस रीजन में, तो यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा। यहाँ पे टेंशन अगर आप निकालोगे, मान लिया यहाँ पे टेंशन T1 है, हमें ये T1 फाइंड करना है, तो इस T1 के लिए T1 के नीचे जो है सिर्फ उसको काउंट करना पड़ेगा। यानी अगर हम T1 निकालें तो T1 होगा आपका m2 टाइम्स, ये नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा g माइनस a2, और ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा m3 टाइम्स g प्लस a3। ठीक, अगर हमें इस पार्ट में टेंशन निकालना है, मान लिया यहाँ पे टेंशन T2 है, तो हमें T2 के सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है सिर्फ उसको काउंट करना पड़ेगा, ये। तो T2 जो होगा वो आपका होगा m3 टाइम्स, और ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा था तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा g प्लस a3। क्लियर। अब एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे डील करेंगे। अभी तक जितने भी केस हमने देखे उन सब में जो रोप थी वो स्टेशनरी होती है, जो रोप थी वो आपकी सीलिंग से कनेक्टेड थी और वो स्टेशनरी थी, वो मूव नहीं कर रही थी। उसके ऊपर कोई पर्सन हो सकता है या कोई मंकी हो सकता है, वो उसके ऊपर मूव कर रहा था, या एस्लेट कर रहा था, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जो भी था। ठीक है, लेकिन ये जो रोप थी वो आपकी फिक्स थी, वो मूव नहीं कर रही थी। अब हमारी जो रोप है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी मूव करेगी। ठीक है, तो ये जो रोप है ये एक पुली के ऊपर से जा रही है और इसके दूसरे एंड से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। कुछ मासेस मान लेते हैं, मान लिया इसका मास है स्मॉल m, ये जो पर्सन है इसका मास है कैपिटल M, और पर्सन मान लिया इस स्ट्रिंग पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, एस्लेशन से चढ़ रहा है। कितने एस्लेशन से एस्लेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो वो दिया मान लिया a1। a1 जो है वो दिया एस्लेशन ऑफ पर्सन, एस्लेशन ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू रोप। ठीक, रोप के रिस्पेक्ट में एस्लेशन है a1। ठीक है, यानी अगर हम रोप को स्टेशनरी माने तो रोप के रिस्पेक्ट में कितने एस्लेशन से एस्लेट कर रहा होगा, a1 से। ये आपको दिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, मान लिया ये पूछा गया कि स्मॉल m का एस्लेशन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एस्लेशन ऑफ स्मॉल m। क्लियर है। ठीक है,
तो जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, चढ़ने की कोशिश करेगा A1 एस्लेशन से, तो इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन आएगा। क्या वो टेंशन M कैपिटल M टाइम्स G प्लस A1 होगा? तो वो नहीं होगा। क्यों? वो सिर्फ उस केस में होता था जब स्ट्रिंग कहाँ होती थी, आपकी रेस्ट में होती थी। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या कर रही है, स्ट्रिंग भी मूव करेगी, तो अब जो टेंशन होगा वो कैपिटल M टाइम्स G प्लस A1 नहीं होगा। ठीक है, अब कितना हो टेंशन, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर चढ़ेगा इसमें टेंशन आएगा T, हमने मान लिया T टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन T रहेगा, यहाँ पे भी टेंशन T रहेगा और यहाँ पे भी टेंशन T रहेगा। ठीक है, और हम मान लेते हैं, मान लिया ये पुली इस तरफ रोटेट करना शुरू कर देती है, यानी जो स्मॉल m का मास है ये ऊपर की तरफ एस्लेट करना शुरू कर देता है A0 से, यही हमें फाइंड करना है। ठीक, तो अब आप मुझे बताओ ये जो कैपिटल M है इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एस्लेशन कितना होगा। ये पुली पर एस्लेट कर रहा है A1 एस्लेशन से, लेकिन पुली खुद नीचे कितने एस्लेशन से आ रही है, A0 के एस्लेशन से। तो ओवरऑल इसका एस्लेशन या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ढंग से समझना है आपको, अगर A1 की वैल्यू ज़्यादा है A0 से तो नेट एस्लेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका ऊपर की तरफ होगा। ठीक, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल A1 ले लिया हमने, मान लिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A0 ले लिया हमने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, A1 हमने कितना ले लिया ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A0 हमने ले लिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम अगर एक एक करके अगर इसको मूव कराएं, तो पहले मान लिया हमने इससे कहा ठीक है तुम रोप पे ऊपर मूव कर जाओ, तो ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन बनाएं, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट्स में होता है वही रिलेशन एस्लेशंस में होता है। तो मान लिया ये ऊपर मूव कर गया 4 मीटर, ठीक है, और फिर रोप आ गई नीचे 3 मीटर, तो ओवरऑल अपनी पोजीशन से ये कितना ऊपर होगा 1 मीटर। यहाँ आप देखो, मान लिया वो एक सेकंड में 4 मीटर मूव करता है, ठीक है, तो ये कितना ऊपर मूव कर जाएगा 4 मीटर, ये कहीं रोप पे यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, फिर रोप अपनी पोजीशन, रोप नीचे कितना आ रही है 3 मीटर, तो रोप वापस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो वो पर्सन वापस यहाँ पे आ जाएगा, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर मूव कर जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका एस्लेशन, नेट एस्लेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, वो डिपेंड करेगा कि A1 की वैल्यू ज़्यादा है कि A0 की वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसका एस्लेशन रोप के एस्लेशन ज़्यादा हुआ तो ये ओवरऑल ऊपर की तरफ एस्लेट करेगा, लेकिन अगर रोप का एस्लेशन इसके एस्लेशन ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल ये नीचे की तरफ एस्लेट करेगा। तो आपको जिस डायरेक्शन में चाहो आप उस डायरेक्शन में मान लो। मैंने मान लिया A1 की वैल्यू मान लिया A0 से ज़्यादा है। ठीक, तो ओवरऑल ये कहाँ एस्लेट करेगा ऊपर की तरफ, कितने एस्लेशन से, A1 माइनस A0 से। अब इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो अगर हम इस स्मॉल m की लिखें तो स्मॉल m की सिंपल इक्वेशन है, नीचे की तरफ लग रहा होगा स्मॉल m g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T और इसका एस्लेशन है A0। तो इक्वेशन बनेगी T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम A0। ठीक, अब जरा इस पर्सन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका नेट एस्लेशन ऊपर की तरफ है, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, इसका वेट लग रहा होगा कैपिटल M G नीचे की तरफ, और स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा होगा T ऊपर की तरफ, और नेट एस्लेशन ऊपर की तरफ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये लिखा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये था रोप के रिस्पेक्ट में। तो नेट फोर्स इस पर लगेगा ऊपर की तरफ, यानी T माइनस कैपिटल M G इज इक्वल टू मास इंटू एस्लेशन A1 माइनस A0। दो इक्वेशन बन गई, दो ही अननोन है, एक आपका अननोन है टेंशन T और एक अननोन है एस्लेशन A0। A1 तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, ये विद रिस्पेक्ट टू रोप एस्लेशन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे, A0 भी फाइंड कर लेंगे और टेंशन T भी फाइंड कर लेंगे। क्लियर, इस तरह से हम इस केस में टेंशन T और एस्लेशन फाइंड करेंगे। इसमें थोड़ा और वेरिएशन हो सकता है इस तरह से, मान लिया ये सिचुएशन है, इसमें एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग मूवेबल है, इस पर एक तरफ एक पर्सन है, इसका मास m1 दिया है, और दूसरी तरफ एक पर्सन है, उसका मास m2 दिया है। m1 ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है, इसका एस्लेशन A1 है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रोप या स्ट्रिंग। रोप के रिस्पेक्ट में वो A1 एस्लेशन से ऊपर एस्लेट कर रहा है, और मान लिया ये भी, इसका भी एस्लेशन दिया A2, और A2 भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रोप। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनका एक्चुअल एस्लेशंस कितना है, एक्चुअल एस्लेशन इन दोनों का कितना है, और ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। ठीक, तो आप किसी एक डायरेक्शन में मान लो पुली को, कि मान लिया पुली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है,
यानी इस स्ट्रिंग या रोप जो है वो नीचे की तरफ एस्लेट कर रही है ए नॉट से, और इस केस में यहाँ पे ऊपर की तरफ एस्लेट कर रही होगी ए नॉट से। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। इन पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन टी, और इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इनका वेट m1g। इसी तरह से इस पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन टी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट m2g। अब जरा m1 का देखो, इसका रोप के रिस्पेक्ट में एस्लेशन है ऊपर की तरफ, लेकिन रोप आ रही है नीचे की तरफ। अब ये ओवरऑल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ए नॉट और a1 की वैल्यू क्या है। तो मैंने मान लिया ये ओवरऑल नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आ रहा होगा तो टोटल एस्लेशन इसका नीचे की तरफ कितना होगा, तो नीचे तभी आएगा जब ए नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी और a1 की वैल्यू कम होगी। तो नीचे की तरफ जो एस्लेशन होगा वो होगा ए नॉट माइनस a1। ठीक, अब जरा इसके लिए देखते हैं। इसका रोप के रिस्पेक्ट में एस्लेशन है a2 ऊपर की तरफ, और रोप भी ऊपर जा रही है ए नॉट से, तो ओवरऑल ये तो ऊपर ही जा रहा होगा। कितने एस्लेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो इसका एस्लेशन होगा a2 प्लस ए नॉट। ये दोनों एस्लेशन किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन बनाते हैं, m1 की इक्वेशन बनाते हैं। m1 का नेट एस्लेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1, और एस्लेशन कितना है, ए नॉट माइनस a1। जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसका नेट एस्लेशन ऊपर की तरफ है, तो वो तभी हो सकता है जब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यानी टेंशन T माइनस m2g। ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्लेशन a2 प्लस ए नॉट। दो इक्वेशन बन गई, दो ही अननोन है, एक टेंशन T अननोन है और एक ए नॉट अननोन है, क्योंकि a1 और a2 आपको क्वेश्चन में दिए हैं। इनको सॉल्व कर लेना है, आपको टेंशन मिल जाएगा, आपको ए नॉट मिल जाएगा। ए नॉट मिलते ही इसका एस्लेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल एस्लेशन कितना है वो आपको मिल जाएगा, और इसका एस्लेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस तरह से सॉल्व करना है।